स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। प्रोफेसर अस्मित कौर है। तो लास्ट वीडियो में हमने करा था प्राइस लेवल अकाउंटिंग के कंसेप्ट के बारे में, और इस वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग प्राइस लेवल अकाउंटिंग। टॉपिक है मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, प्राइस लेवल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा कि उसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी बोला जाता है, कि जो भी इन्फ्लेशन का या रेट्स के बढ़ने का जो भी इफेक्ट पड़ता है अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कैसे शो किया जाता है। तो इसके चार मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है करंट परचेजिंग पार्ट टेक्निक, उसको सीपीपी मेथड भी बोला जाता है। सेकेंड होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, आरसीए, ठीक है। थर्ड होता है करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक, दैट इज सीवीए, एंड द लास्ट वन इज करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, दैट इज सीसीए। क्लियर? तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे करंट परचेजिंग पार्ट टेक्निक। फर्स्ट है हमारा टॉपिक। तो करंट परचेजिंग पार्ट टेक्निक में क्या होता है बच्चे? इन दिस मेथड वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, उसको एडजस्ट किया जाता है। किसकी हेल्प से? जर्नल प्राइस इंडेक्स की हेल्प से। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि जर्नल प्राइस इंडेक्स को यूज करके हम उनको करंट फिगर्स के ऊपर लेके आते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को। और जो जर्नल प्राइस इंडेक्स है उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज इशूड बाय द आरबीआई। हर मंथ आरबीआई जो है वो जर्नल प्राइस इंडेक्स इशू करती है कि कितनी इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर आ चुकी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स को टू द करंट फिगर्स बाय यूजिंग जर्नल प्राइस इंडेक्स, और वी कैन से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। ध्यान से देखिएगा 5 स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप है कन्वर्जन टेक्निक। क्या करते हैं हम? सीपीपी रिक्वायर्स कन्वर्जेंस ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स एट करंट परचेजिंग पावर बाय यूजिंग रिकॉग्नाइज्ड जर्नल प्राइस इंडेक्स। तो हिस्टोरिकल फिगर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं करंट परचेजिंग पावर में या करंट फिगर्स में, ठीक है, बाय यूजिंग जर्नल प्राइस इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू करंट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस इंडेक्स एट द डेट ऑफ एग्जिस्टिंग फिगर। So it will be more clear with the help of example. So let us take an example. A building was purchased in 2017 at the price of rupees 1 lakh. 1 लाख की 2017 में मैंने बिल्डिंग परचेज करी। उस टाइम पे जो प्राइस इंडेक्स था वो 160 था। अब मैंने उस फिगर को आज की डेट में कन्वर्ट करना है, और आज की डेट पे जो प्राइस इंडेक्स है वो स्टूड एट 240। तो सबसे पहले तो हम कन्वर्जन फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं कन्वर्जन फैक्टर? देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा है। करंट प्राइस इंडेक्स कितना है? 240 डिवाइडेड बाय 160। तो 240 डिवाइडेड बाय 160 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5, ठीक है। फिर उस कन्वर्जन फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई करना होता है विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट, एंड द हिस्टोरिकल कॉस्ट इज 1 लाख। तो अगर 1.5 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स टू बी 1,50,000। तो इसका मतलब जिस एसेट की मैं बात कर रही हूँ, जिस बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, नो डाउट 2017 में जो उसका रेट था दैट वाज 1 लाख, और अगर आज की डेट में हम बात करें तो उसका रेट कितना बनता है? 1,50,000। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कन्वर्जन फैक्टर निकालना। कन्वर्जन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? करंट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस इंडेक्स। जिस टाइम आपने वो चीज परचेज करी थी तब क्या प्राइस इंडेक्स था, ठीक है। तो जो आपका कन्वर्जन फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। सेकंड हमारे पास स्टेप आता है मिड पीरियड कन्वर्जन। अब कहते हैं देखो, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो सारा साल चलती रहती हैं, लाइक सेल, परचेज, एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो क्या हमने उस मंथ के अंदर कन्वर्ट करना है जिस मंथ के अंदर वो हेल्ड हुई, या कैसे करना है? तो इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं मिड पीरियड कन्वर्जन में। मतलब उन चीजों के लिए जो सारा साल चलती रहती हैं, उनके लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो हम सारे साल की एवरेज ले लेंगे, मतलब 12 महीने हैं, 12 के 12 महीने का इंडेक्स उठाओ, डिवाइडेड बाय 12 कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा? सारे साल की एवरेज ले ली हमने। या तो आप उस एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नहीं तो क्या कर सकते हो, सिर्फ मिड ईयर का इंडेक्स ले सकते हो, मिड ईयर का, ठीक है।
या आप मिड ईयर का इंडेक्स ले लो, या तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है साल की शुरुआत, मतलब जैन का ले लो और लास्ट दिसंबर का ले लो अगर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो। अगर आप अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हो तो अप्रैल का ले लो और लास्ट पे मार्च का ले लो, ठीक है। तो मतलब बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाय 2 उनकी एवरेज निकाल लो। तो आपके पास ये 3 तरीके होते हैं मिड पीरियड कन्वर्जन करने के, आप तीनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। क्लियर? फिर थर्ड स्टेप हमारे पास आता है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी अकाउंट। अब देखो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी जिसको नहीं क्लियर है वो प्लीज पिछली वीडियो को रेफर कीजिए, उसमें क्लियरली बताया गया है कि मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी एसेट्स क्या होते हैं और कैसे मॉनेटरी एसेट्स को होल्ड करने से हमें लॉस होता है और मॉनेटरी लाइबिलिटीज को होल्ड करने से हमें गेन होता है। तो इसमें भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम करेंगे, इट विल मेक यू मोर क्लियर। सो कहते ए लिमिटेड है जिसके पास मॉनेटरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है। मॉनेटरी एसेट्स उसके पास है 3 लाख के और लाइबिलिटीज है 1 लाख की, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2018 प्राइसेस रोज बाय 10%। इन्फ्लेशन कितना आ गया? 10%। मतलब अगर हम 100 एज्यूम करें तो इन्फ्लेशन लगा के वो अमाउंट कितनी हो गई? 110, ठीक है। तो अब इसमें हमने निकालना है कि कितना गेन हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो देखो एसेट्स को हेल्ड करने से हमें लॉस होता है, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा? कन्वर्ट वैल्यू ऑफ मॉनेटरी एसेट्स। अब ए लिमिटेड के पास मॉनेटरी एसेट्स कितने हैं? 3 लाख के। मॉनेटरी एसेट्स का मतलब क्या होता है? विच इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब मान लो मैंने किसी से पैसा लेना है, बिल रिसीवेबल है मेरे, तो मेरा एसेट है ना वो बिल रिसीवेबल। किसी ने मुझे 3 लाख देना था और उसको मैंने सर्विसेज 3 मंथ्स पहले दे रखी है, अभी तक पेमेंट आई नहीं है। तो अगर उसको मैं इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली देखूं तो 3 लाख इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ऊपर हम करंट प्राइस रखते हैं, नीचे हम प्रीवियस प्राइस रखते हैं, तो इट कम्स टू बी 3,30,000। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो मैंने सर्विसेज 3 मंथ्स पहले दे दी और उस बंदे ने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं करी, और पेमेंट करनी कितनी है वो तो फिक्स्ड ही रहेगी ना, 3 लाख। लेकिन वही सर्विसेज अगर मैंने आज की डेट में दी होती तो मुझे कितने रिसीव होते? मुझे 3,30,000 रिसीव होते। तो मेरा लॉस हो गया ना 30,000 का, क्योंकि मैंने सर्विसेज पहले दे दी लेकिन अमाउंट तो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। और वही सर्विसेज अगर आज की डेट पे दी जाती तो मुझे 3,30,000 अर्न होते। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि मॉनेटरी एसेट्स को होल्ड करने से नुकसान होता है, लॉस होता है, ठीक है। लॉस कितना हुआ है हमारा यहाँ पे? 30,000 का। उसी तरह से अगर मैं मॉनेटरी लायबिलिटी को होल्ड करके रखूं तो मुझे गेन होता है। कैसे गेन होता है? देखो मैंने किसी को देने हैं 1 लाख रुपीस, ठीक है, और सर्विसेज मैंने 3 महीने पहले ले रखी है। मैंने सर्विसेज 3 महीने पहले ले ली, लेकिन अभी तक मैंने उस बंदे को पेमेंट नहीं करी, और पेमेंट करनी कितनी है? 1 लाख। चाहे वो 3 महीने बाद करो चाहे 4 महीने बाद करो। लेकिन 4 महीने बाद अगर मैं वही सर्विसेज लेती तो मुझे कितनी पे करने पड़ते? कितनी अमाउंट पे करनी पड़ती? दैट इज 1,10,000। तो अब मुझे गेन हो गया ना, सर्विसेज मैंने ले रखी है। अगर आज की डेट पे लेते तो ज्यादा पैसे पे करने पड़ते, क्योंकि हमने वो सर्विसेज पहले ले ली हैं तो आज की डेट पे हमने 1 लाख पे करना है और इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इस चीज के ऊपर। तो इसीलिए मॉनेटरी एसेट्स को होल्ड करने से अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो हमें नुकसान होता है, और अगर मॉनेटरी लायबिलिटीज होल्ड करके रखी है हमने तो हमें गेन होता है। तो यहाँ पे हमें गेन कितना हुआ है? 10,000 का। तो अगर मैं टोटल बोलूं आपको नेट परचेजिंग पावर लॉस कितना हुआ है, क्योंकि लॉस 30,000 का हुआ है, गेन 10,000 का हुआ है, तो नेट परचेजिंग पावर लॉस कितना आ गया? 20,000। क्लियर हो गया आपको? मॉनेटरी एसेट्स को होल्ड करने से लॉस होगा, मॉनेटरी लायबिलिटीज को होल्ड करने से गेन होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इन्वेंट्री। तो देखो कहते हैं कि जो इन्वेंट्री है वो परचेज करते हैं हम एन पीरियड में। जैसे आज की डेट में मैंने इन्वेंट्री परचेज कर ली तो क्या वो आज की डेट में सेल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। सोल्ड कब होती है? n+x, मतलब टाइम गैप होता है इन्वेंट्री को परचेज करने में और उसकी सेल होने में। अब ये जो टाइम गैप है, तो क्या इस टाइम गैप के दौरान इन्फ्लेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है।
तो कहते ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर माइट बी चेंजेस इन प्राइस लेवल, तो एडजस्टमेंट करनी जरूरी होती है इन इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर? और दिस एडजस्टमेंट इज डिपेंड अपॉन टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। दोनों मेथड आपने पढ़ रखे हैं, दैट इज लीफो एंड फीफो। लीफो की फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फीफो की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूं लीफो की, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास कितनी पड़ी थी, 20,000 की। मैंने इस साल परचेजेस करी 1 लाख की, ठीक है, टोटल मेरे पास हो गया 1,20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास बच गई 30,000 की, और सेल कितनी हो गई 90,000, मतलब सेल हो गया। अब आप सेल को देखो, जो 90,000 सेल हुआ है, लीफो कर रहे हैं ना हम, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट पे कितना आया है, लास्ट मतलब अभी अभी जो हमने परचेजेस करी हैं वो परचेजेस हमारी हैं 1 लाख की। तो इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट अगर फॉलो कर रहे हैं तो करंट परचेजेस को देखेंगे। करंट परचेजेस में से सेल कितनी होगी 90,000 की, तो करंट परचेजेस में से बच कितना गया 10,000। तो 10,000 को हम इन्फ्लेट करेंगे। कैसे इन्फ्लेट करेंगे, 10,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 180। ये क्वेश्चन में लिखना भूल गई मैं, ये साइड पे मैंने, इसका मतलब क्या है कि जिस डेट पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल रहे हो या फिर आपकी सेल हुई है, उस डेट पे जो प्राइस इंडेक्स है वो 200 है, और जब आपने उसको परचेज किया था इन्वेंट्री को, तब प्राइस इंडेक्स 180 पे था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 200 लिया है और 180 लिया है। क्लियर? तो 10,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 180, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाएंगे, 11,111, क्योंकि हम लीफो फॉलो कर रहे हैं। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट मतलब आपने करंट परचेजेस देखनी है और फिर आपने उसको सेल के साथ कंपेयर करना है कि कितना बच गया। ठीक है, वही अगर मैं फीफो की बात करूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो सेम क्वेश्चन हम लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 है, परचेजेस 1 लाख है, टोटल कितना हो गया 1,20,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 30,000, अगेन सेल्स 90,000। अब इस 90,000 के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी थी उसको कंसिडर करेंगे। कितनी पड़ी थी ओपनिंग, 20,000 की, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो मटेरियल आपके पास पहले आया है उसको पहले आउट करना है। तो पहले हम 20,000 को आउट करेंगे। तो 90,000 में से 20,000 को लेस कर दिया तो बच गया 70,000। अब आप देखो करंट परचेजेस में से कितना सेल हुआ है, 70,000 सेल हुआ है, और बचा कितना 30,000। तो यहाँ पे हम 30,000 को इन्फ्लेट करेंगे। 30,000 into 200 divided by 180, it comes to be 33,333। क्लियर? तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास आता है एसर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को एसर्टेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो नेट चेंज मेथड को फॉलो कर लो या कन्वर्जन ऑफ इनकम मेथड को फॉलो कर लो। तो अगर मैं नेट चेंज मेथड की बात करूं तो इसमें क्या करते हैं, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, दैट इज प्रॉफिट इज द चेंज इन इक्विटी। कहते प्रॉफिट होता क्या है, चेंज इन इक्विटी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस शीट को और क्लोजिंग बैलेंस शीट को सीपीपी करंट परचेजिंग पावर में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग जर्नल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो एक तरीका है प्रॉफिट निकालने का कि आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर दो इनटू सीपीपी टर्म्स। और अगर दूसरे मेथड की मैं बात करूं, कन्वर्जन ऑफ इनकम मेथड, तो दूसरा तरीका हमारे पास आता है कि आप इनकम स्टेटमेंट को ही कन्वर्ट कर दो, पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट, उसमें चाहे आप परचेजेस ले रहे हो, चाहे सेल्स ले रहे हो, या कोई भी एक्सपेंस ले रहे हो, आप पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट के ऊपर सीपीपी पूरा का पूरा जनरल प्राइस इंडेक्स अप्लाई करो और उसको सीपीपी टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। तो प्रॉफिट निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। नेट चेंज मेथड में हम क्या करते हैं, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट को कन्वर्ट कर देंगे सीपीपी टर्म्स में, और दूसरा हमारे पास आता है कि हम पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सीपीपी टर्म्स में। तो ये थे हमारे पास 5 स्टेप्स अंडर सीपीपी मेथड। होपफुली आपको पहला मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रेस्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और बच्चों को के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट confined theory notes of commerce. Thank you so much for watching. Have a nice day.